हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास के अंदर हम 4 टॉपिक करेंगे। पहला जो टॉपिक रहेगा अपना वो होगा कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर इन 3 डायमेंशन। और सेकंड जो टॉपिक हम करेंगे कि वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम किस तरीके से निकालते हैं। और थर्ड जो टॉपिक हम करेंगे कि अगर हमारे पास कोई डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है और उस डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट का अगर इनिशियल पॉइंट के कोऑर्डिनेट और टर्मिनल पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमारे पास गिवन हो तो उसको उस डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट को वेक्टर की फॉर्म में किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा। और लास्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा आज का वो होगा कि वेक्टर के जो हमने स्केलर कंपोनेंट और वेक्टर कंपोनेंट जो हमने पढ़े हैं, तो किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे इन टर्म्स ऑफ ए कंपोनेंट। और कल की क्लास के अंदर हमने यही सब हमने पढ़ा। कोई भी हमारे पास वेक्टर है उस वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट क्या होते हैं और वेक्टर कंपोनेंट क्या होते हैं। कल की क्लास के अंदर हमने उसको 2 डायमेंशन में पढ़ा था और आज की क्लास के अंदर हम इसको 3 डायमेंशन में पढ़ेंगे। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है, आपने वो वीडियो नहीं देखी है, तो पहले आप उस वीडियो को देखिएगा। तो फिर चलिए स्टूडेंट, हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास का पहला जो टॉपिक है वो है अपना कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इन 3 डायमेंशन। मतलब कोई भी एक वेक्टर मिलेगा और उस वेक्टर को फिर हमने कंपोनेंट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है इन 3 डायमेंशन। और फिर हम उसके स्केलर कंपोनेंट और वेक्टर कंपोनेंट भी पढ़ेंगे, उनको भी समझेंगे कि स्केलर कंपोनेंट और वेक्टर कंपोनेंट क्या होते हैं। तो हमने क्या किया, हमने कोऑर्डिनेट प्लेन ले लिया। मीन्स हमने 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन हमने ले ली। पहली लाइन हमने ले ली ओ एक्स, सेकेंड हमने लाइन ले ली ओ वाई, और थर्ड हमने लाइन ले ली ओ जेड। मतलब ओ एक्स एक्सिस, ओ वाई एक्सिस और ओ जेड एक्सिस। तीनों की तीनों जो लाइंस है वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। उसके बाद हमने क्या किया कि हमने यहाँ पे सपोज किया कि लेट आई कैप, जे कैप एंड के कैप are the unit vector along x axis, y axis एंड z एक्सिस। हमने आई कैप, जे कैप और के कैप यूनिट वेक्टर माने अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। उसके बाद हमने एक P पॉइंट लिया और उस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमने माने x, y और z। ये P पॉइंट हमने स्पेस में ले लिया और इसके कोऑर्डिनेट x, y, z का मतलब क्या हुआ कि ये P जो पॉइंट है, ये P पॉइंट x एक्सिस के अलोंग ओरिजिन से x यूनिट की डिस्टेंस पे है, y एक्सिस के अलोंग ओरिजिन से y यूनिट की डिस्टेंस पे है, और जेड एक्सिस के अलोंग ये पॉइंट ओरिजिन से जेड यूनिट की डिस्टेंस पे है। और फिर हमने यहाँ पे ये सपोज कर लिया इसी के कोरिस्पोंडिंग कि एक्स एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट हमने ए लिया और वाई एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट हमने बी लिया और जेड एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट हमने सी लिया। और ये तीनों पॉइंट हमने इस तरीके से लिए हैं कि पी पॉइंट के अलोंग ओ ए जो है वो x यूनिट की डिस्टेंस पे आए और ओ बी जो है वो y यूनिट की डिस्टेंस पे आए और ओ सी जो है वो z यूनिट की डिस्टेंस पे आए। मीन्स ओ ए जो हमारे पास बनेगा, ओ ए हमने ले लिया, ओ ए इज इक्वल टू एक्स यूनिट की डिस्टेंस पे और ओ बी इज इक्वल टू वाई यूनिट की डिस्टेंस पे एंड ओ सी, इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस हमने कितनी ले ली, जेड यूनिट ले ली। तो यहाँ पे जब आई कैप, जे कैप और के कैप ये यूनिट वेक्टर हैं अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, तो यहाँ पे वेक्टर ओ ए किसके इक्वल आ जाएगा, वेक्टर ओ ए बनेगा हमारे पास एक्स आई कैप के इक्वल, वेक्टर ओ बी बनेगा हमारे पास वाई जे कैप के इक्वल एंड
वेक्टर ओ सी बनेगा हमारे पास जेड के कैप के इक्वल। अब हमने क्या किया कि ये जो पॉइंट पी था, इस पॉइंट पी से हमने एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के पैरेलल हमने लाइन ड्रॉ की, और वो लाइन इस तरीके से ड्रॉ की है कि जितनी डिस्टेंस ओ से ए पॉइंट तक है, और इस एक्स एक्सिस के अलोंग पी पॉइंट से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करें, तो एक पॉइंट हमने टर्मिनल ऐसा लेना है कि ओ ए, इन दोनों पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है उतनी ही डिस्टेंस पी पॉइंट से अगर कोई एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं तो हमने उतनी ही डिस्टेंस की लाइन ड्रॉ करनी है। मतलब क्या हुआ कि पी पॉइंट से हमने एक लाइन ड्रॉ की पी ए डैश, और जितनी डिस्टेंस ओ से ए पॉइंट तक है उतनी ही डिस्टेंस पी से ए डैश पॉइंट तक मिलेगी। मीन्स अगर ओ ए इज इक्वल टू एक्स यूनिट है तो पी ए डैश भी कितनी आएगी, एक्स यूनिट आएगी। और इफ वेक्टर ओ ए इज इक्वल टू एक्स आई कैप के इक्वल आया तो वेक्टर पी ए डैश भी किसके इक्वल आएगा, एक्स आई कैप के इक्वल आएगा। क्योंकि हमने पहली बात तो ये कि पी पॉइंट से हमने पैरेलल लाइन ड्रॉ की है, और जो इक्वल वेक्टर की डेफिनेशन पढ़ी है हमने उसके अंदर यही देखा है कि अगर कोई भी दो वेक्टर इक्वल है तो उनकी डायरेक्शन सेम होगी, पैरेलल लाइन को सपोर्ट करेंगे, और उनका मैग्नीट्यूड भी क्या होगा, सेम होगा। तो सिमिलरली हमने पी पॉइंट से एक और लाइन ड्रॉ की, उस लाइन का नाम है पी बी डैश, और ये पी बी डैश इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस उतनी ही होगी जितनी डिस्टेंस ओ पॉइंट से बी पॉइंट तक है। मतलब ये दोनों वेक्टर भी क्या बने, पैरेलल और इक्वल। तो इफ ओ बी इज इक्वल टू वाई यूनिट है तो हमारे पास पी बी डैश भी कितनी होगी, वाई यूनिट होगी। तो इफ वेक्टर ओ बी इज इक्वल टू वाई जे कैप, तो उसी टाइप से वेक्टर पी बी डैश भी किसके इक्वल बनेगा, वाई जे कैप के इक्वल बनेगा। अब लास्ट में फिर हमने क्या किया कि पी पॉइंट से एक और लाइन ड्रॉ की पी सी डैश, और ये पी सी डैश जेड एक्सिस के पैरेलल है, और पी सी डैश इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस उतनी ही होगी जितनी डिस्टेंस ओ से सी पॉइंट तक है। मतलब अगर ओ सी इज इक्वल टू जेड यूनिट है तो पी सी डैश भी कितनी होगी, जेड यूनिट होगी। तो यहाँ पे इफ ओ सी इज इक्वल टू जेड है तो पी सी डैश भी कितनी आएगी, जेड यूनिट आएगी। तो इफ वेक्टर ओ सी किसके इक्वल आता है, जेड के कैप के इक्वल आता है, तो वेक्टर पी सी डैश भी किसके इक्वल बनेगा, जेड के कैप के इक्वल बनेगा। तो यहाँ से वेक्टर ओ ए किसके इक्वल आया हमारे पास, एक्स आई कैप के इक्वल। वेक्टर ओ बी किसके इक्वल आया, वाई जे कैप के इक्वल। और वेक्टर ओ सी किसके इक्वल आया, जेड के कैप के इक्वल। और यहाँ से हमने वेक्टर पी ए डैश फाइंड आउट किया, एक्स आई कैप के इक्वल आया। वेक्टर पी बी डैश हमने फाइंड आउट किया, वाई जे कैप के इक्वल आया। वेक्टर पी सी डैश हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया और वो जेड के कैप के इक्वल आया। अब हमने यहाँ पे एक्चुअली में फाइंड आउट क्या करना है, हमने वेक्टर ओपी निकालना है कि वेक्टर ओपी कितना होगा, इसको हमने फाइंड आउट करना है। और इस वेक्टर ओपी की जो डायरेक्शन है वो ओ पॉइंट से पी पॉइंट की तरफ है। तो वेक्टर ओपी निकालने के लिए हमने कुछ कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, क्योंकि वेक्टर ओपी जो है इसके साथ, इस लाइन के साथ अगर हम कोई ट्रायंगल बना लें तो बाय यूजिंग द ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन हम अपने कॉन्सेप्ट को प्रूव कर सकते हैं। यहाँ पे हम वेक्टर ओपी को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये जो सी डैश पॉइंट था, इस सी डैश पॉइंट को ओरिजिन से हमने ज्वाइन करवा लिया, और इसकी जो डायरेक्शन ली हमने, इसकी डायरेक्शन ओ पॉइंट से सी डैश पॉइंट की तरफ ली हमने। अब हमें ये पता है कि वेक्टर ओ ए किसके इक्वल है, एक्स आई कैप के इक्वल है। वेक्टर ओ ए हमारे पास आया है एक्स आई कैप के इक्वल। और वेक्टर ए सी
वेक्टर ए सी डैश, वेक्टर ए सी डैश किसके इक्वल बनेगा, वाई जे कैप के इक्वल बनेगा। अब ये वाई जे कैप के इक्वल बना कैसे, तो हमने क्या किया कि इस पी पॉइंट से हमने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ की थी वाई एक्सिस के, और वो लाइन हमने ड्रॉ की थी पी बी डैश। अब पी बी डैश ये जो वेक्टर बना, इसी के हमने पैरेलल एक वेक्टर ले लिया ए सी डैश, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि यहाँ पर ये जो सी डैश पॉइंट है, अगर इस सी डैश पॉइंट को ए पॉइंट से अगर हम ज्वाइन करते हैं तो वेक्टर ओ बी और वेक्टर ए सी डैश ये दोनों के दोनों वेक्टर क्या आएंगे, पैरेलल और इक्वल आएंगे। तो यहाँ पर फिर हमने ट्रायंगल ले ली, कौन सी ट्रायंगल ले ली हमने, ओ ए सी डैश, हमने ये ट्रायंगल ले ली। और इस ट्रायंगल के अंदर हम अब कौन सा लॉ लगाएंगे, बाय यूजिंग दी ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन। तो ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन लगा के हम वेक्टर ओ सी डैश की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो वेक्टर ओ सी डैश किसके इक्वल आएगा, वेक्टर ओ ए और प्लस वेक्टर ए सी डैश। अब वेक्टर ओ ए हमने फाइंड आउट किया था, वो कितना माना था हमने, एक्स आई कैप। तो वेक्टर ओ ए की वैल्यू है एक्स आई कैप और वेक्टर ए सी डैश की वैल्यू है वाई जे कैप। तो यहाँ पर हमने वेक्टर ओ सी डैश निकाल लिया, वेक्टर ओ सी डैश कितना आ गया, एक्स आई कैप और प्लस वाई जे कैप। ये वेक्टर ओ सी डैश की वैल्यू आ गई। और वेक्टर ओ सी डैश की वैल्यू निकालने के बाद फिर हमने ट्रायंगल ले ली, नाउ इन ट्रायंगल ओ पी सी डैश। अब ओ पी सी डैश ट्रायंगल के अंदर भी हम ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन का यूज करेंगे। तो देन वेक्टर ओ पी इज इक्वल टू वेक्टर ओ सी डैश और प्लस वेक्टर सी डैश पी। तो यहाँ पे वेक्टर ओ सी डैश किसके इक्वल आया है, वेक्टर ओ सी डैश हमारे पास आया है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। और जो वेक्टर सी डैश पी बनेगा वो वेक्टर सी डैश पी किसके इक्वल है, वेक्टर ओ सी के पैरेलल और इक्वल है। तो जो वैल्यू वेक्टर ओ सी की बनेगी वही वैल्यू वेक्टर सी डैश पी की बनेगी। तो वेक्टर सी डैश पी किसके इक्वल आएगा, जेड के कैप के इक्वल आएगा। तो यहाँ से हमने क्या फाइंड आउट कर लिया, यहाँ से हमने वेक्टर ओ पी की वैल्यू फाइंड आउट कर ली कि वेक्टर ओ पी इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप और प्लस जेड के कैप। तो यहाँ पे एक्चुअली में बनता क्या है, एक्चुअली में यहाँ पे रिजल्ट बना हमारे पास कि द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी, कि जो पी जो पॉइंट है और उस पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है हमारे पास एक्स वाई और जेड, और ये पॉइंट हमने स्पेस में लिया था। तो यहाँ पे इस पी पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट किया और हमने उसको किससे रिप्रेजेंट किया था, वेक्टर आर से, ये हम मान के चले थे। तो यहाँ पे वेक्टर आर की वैल्यू कितनी आ गई, वो आ गई एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप और प्लस जेड के कैप। वेक्टर आर इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी विद रेफरेंस ओ या विद रिस्पेक्ट ओ। तो यहाँ से हमने जो वेक्टर ओपी बना उस वेक्टर ओपी की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली किसके इक्वल आएगी। और यहाँ पे एक्स वाई जेड, ये जो एक्स है वाई है और जेड है, ये तो क्या बनेंगे, स्केलर कंपोनेंट। इनको हम रिकॉल करेंगे स्केलर कंपोनेंट, ये हमारे पास स्केलर कंपोनेंट बन जाएंगे। और अगर इनको हम इस फॉर्म में लिख दें, एक्स आई कैप वाई जे कैप और जेड के कैप यूनिट वेक्टर के साथ अलोंग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, तो फिर ये क्या बन जाएंगे हमारे पास, फिर ये बन जाएंगे वेक्टर कंपोनेंट। ये बन जाएंगे हमारे पास वेक्टर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ओपी, ऑफ वेक्टर ओपी। जो वेक्टर ओपी बना उसके लिए फिर ये वेक्टर कंपोनेंट बन जाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे कि जो वेक्टर ओपी निकाला
इस वेक्टर OP को अब हम मैग्नीट्यूड की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे कि इसको मैग्नीट्यूड की फॉर्म में किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ पे कुछ हमने इरेज करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे कुछ, हाँ नीचे कुछ जगह है, यहाँ पर हम कर लेते हैं। तो अगर यहाँ पे एक्चुअली में देखा जाए कि जो ट्रायंगल OPC' बन रही है, यहाँ पे C' जो लाइन है वो C' लाइन XY प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर होगी। मतलब ये जो एंगल बनेगा, ये एंगल हमारे पास कितने डिग्री का बनेगा? ये एंगल बनेगा 90 डिग्री का। तो जब ये एंगल 90 डिग्री का बना तो OC' हमने क्या ले लिया? बेस। C' हमने क्या ले लिया? परपेंडिकुलर। और OP हमारे पास क्या बन गया? हाइपोटेन्यूज। मतलब ये ट्रायंगल हमें इस फॉर्म की मिलेगी। ये लाइन हमारे पास होगी PC' और ये OC' हमारे पास बेस हो गया और OP हमारे पास क्या हो गया? हाइपोटेन्यूज। ये P पॉइंट है, यहाँ पर ये C' पॉइंट है और ये पॉइंट है O। और ये जो एंगल बनता है, ये एंगल हमारे पास बनेगा 90 डिग्री का। तो यहाँ पे अब जो हमने वेक्टर R फाइंड आउट किया है, मतलब जो वेक्टर OP निकाला है, इस वेक्टर OP को अब हम मैग्नीट्यूड की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमने क्या किया कि यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम भी लगा सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम कैसे लगाएंगे कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो जब ऐसा करेंगे तो OP स्क्वायर इज इक्वल टू OC' स्क्वायर और प्लस C' स्क्वायर, हम इस फॉर्म में लिखेंगे। और यहाँ पे OC' हमने कैसे निकाला था? OA और AC', इसकी फॉर्म में हमने इसको रिप्रेजेंट किया था। तो अब यहाँ पे हम क्या फाइंड आउट करेंगे? OC' स्क्वायर, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो OC' स्क्वायर फाइंड आउट करने के लिए हमने अब की बार ये ट्रायंगल ले ली OBC'। हम ये ट्रायंगल भी ले सकते थे OAC', इससे भी प्रूव हो जाएगा। हमने यहाँ पे ट्रायंगल ले ली OBC'। तो OBC' ट्रायंगल से हम OC' स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और वो कितनी आएगी? वो वैल्यू हमारे पास आएगी OB स्क्वायर और प्लस BC' स्क्वायर और प्लस C' स्क्वायर है एज इट इज। अब यहाँ पे OP स्क्वायर इज इक्वल टू OB स्क्वायर प्लस BC' का जो स्क्वायर है उसको मैं लिख सकता हूं OA स्क्वायर और प्लस C' स्क्वायर है एज इट इज। अब OB हमारे पास कितनी थी? Y यूनिट, तो हमने यहां पे लिख दिया Y स्क्वायर। और OA कितनी है? X यूनिट, तो इसको हमने लिख दिया X स्क्वायर। और जो C' है, ये C' किसके इक्वल आएगी? ये C' का स्क्वायर हमारे पास आएगा OC के इक्वल, मतलब OC स्क्वायर के इक्वल। जितनी डिस्टेंस C' से P पॉइंट तक है उतनी ही डिस्टेंस O से C पॉइंट तक मिलेगी। तो C' को हम लिख सकते हैं OC स्क्वायर और OC स्क्वायर किसके इक्वल है? Z स्क्वायर के इक्वल। तो यहां से हमें एक रिजल्ट मिल गया X स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर और प्लस कितना आ गया? Z स्क्वायर। मतलब जो OP हमारे पास आएगी, OP की वैल्यू कितनी आएगी? स्क्वायर रूट ऑफ X स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर प्लस Z स्क्वायर। और यहां से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर R इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ X स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर और प्लस कितना आ गया? Z स्क्वायर। तो हमने यहां से मैग्नीट्यूड की फॉर्म में भी इसको रिप्रेजेंट किया। और मैग्नीट्यूड की फॉर्म में हम लिखेंगे कैसे? कि जो इसके स्केलर कंपोनेंट बनते हैं वेक्टर OP के या वेक्टर R के, इन सभी स्केलर कंपोनेंट का पहले तो स्क्वायर करो और फिर स्क्वायर करने के बाद उनको ऐड करो और ऐड करने के बाद फिर उनका क्या निकाल देंगे हम? स्क्वायर रूट। तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा? मैग्नीट्यूड आ जाएगा। तो अगला जो
कॉन्सेप्ट है, अगले कॉन्सेप्ट के अंदर हमने यही निकालना था कि किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। तो हमने क्या किया, हमने मान लो एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट ले लिया और उस डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट का नाम हमने ले लिया पी क्यू, मतलब इनिशियल पॉइंट पी हो गया और टर्मिनल पॉइंट क्या हो गया, क्यू हो गया। और इनिशियल पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमने मान लिए x1, y1 और z1, और टर्मिनल पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमने मान लिए x2, y2 और z2। ये हमने टर्मिनल पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल लिए। अगर हमने ये जो डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट PQ है, इस डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट PQ को वेक्टर की फॉर्म में लिखना हो तो हम क्या करेंगे कि जो टर्मिनल पॉइंट के पोजीशन वेक्टर है, उस टर्मिनल पॉइंट के पोजीशन वेक्टर में से इनिशियल पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को हम सबट्रैक्ट कर देंगे। अब रही बात, अगर ये कंफ्यूजन है कि टर्मिनल पॉइंट के पोजीशन वेक्टर किस तरीके से बने और इनिशियल पॉइंट के पोजीशन वेक्टर किस तरीके से बने, तो जब हमने पोजीशन वेक्टर की डेफिनेशन की थी तो मान लो हमने यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट O ले लिया और O से Q इन दोनों पॉइंट को हमने ज्वाइन करवाया और O से P इन दोनों पॉइंट को भी हमने क्या करवाया, ज्वाइन करवाया। तो जब हम रेफरेंस पॉइंट ले लेते हैं तो रेफरेंस पॉइंट के बाद अगर किसी भी पॉइंट की पोजीशन को हम इजीली से डिफाइन कर पाते हैं। तो जो पोजीशन वेक्टर की डेफिनेशन मैंने आपको समझाई थी, तो उसको अगर को नहीं पता कि पोजीशन वेक्टर क्या होता तो पहले उस डेफिनेशन को जरूर देखिएगा, उसके बाद आपको ये जो सारा कंसेप्ट है ये बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। तो हमने क्या किया कि हमने वेक्टर पी क्यू फाइंड आउट करना है। तो वेक्टर पी क्यू फाइंड आउट करने के लिए जो टर्मिनल पॉइंट के पोजीशन वेक्टर जो बनेंगे, मतलब वेक्टर ओ क्यू और माइनस वेक्टर ओ पी, और वेक्टर ओ क्यू किसके इक्वल आएगा, वेक्टर ओ क्यू हमारे पास आएगा x2 i कैप प्लस y2 j कैप और प्लस z2 k कैप, और इसमें से हमने सबट्रैक्ट करना है वेक्टर OP को, और वेक्टर OP इसके पोजीशन वेक्टर जो बनेंगे, मतलब वेक्टर जो OP बनेगा वो आएगा x1 i कैप प्लस y1 j कैप और प्लस z1 k कैप। तो अब हम क्या करेंगे, बस सिंपली इनको सबट्रैक्ट कर देंगे। आई कैप में से आई कैप को सबट्रैक्ट करेंगे, जे कैप में से जे कैप को सबट्रैक्ट करेंगे और के कैप में से के कैप को सबट्रैक्ट करेंगे। तो ऐसा करने के बाद रिजल्ट क्या बचेगा, x2 माइनस x1 इंटू आई कैप प्लस y2 माइनस y1 इंटू जे कैप प्लस z2 माइनस z1 इंटू के कैप। तो ये हमारे पास क्या आया, वेक्टर पी क्यू आया। और अब इस वेक्टर पी क्यू के जो स्केलर कंपोनेंट बने वो हमारे पास क्या बने, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। तो जब हमने किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना हो तो हम क्या करते हैं कि जो उसके स्केलर कंपोनेंट है उनका स्क्वायर करो और उनको ऐड करो और फिर उनका स्क्वायर रूट निकाल दो। तो ऐसा ही किया हमने कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर पी क्यू इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल रेज टू पावर 2 प्लस y2 माइनस y1 होल रेज टू पावर 2 और प्लस z2 माइनस z1 होल रेज टू पावर 2। और अगर देखा जाए तो हमने इससे पीछे जो टॉपिक किया था, मतलब कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इन 3 डायमेंशन, तो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इन 3 डायमेंशन के अंदर भी अगर हम डायरेक्टली बात करें तो यहाँ पर P पॉइंट के कोऑर्डिनेट थे हमारे पास x y z, और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट हमें पता ही है 0 0 0 होते हैं। तो अगर इसी कॉन्सेप्ट को हम डायरेक्ट वे में समझें तो क्या मिलेगा हमें कि P जो पॉइंट था उस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमने लिए थे x y और z, और जो ओरिजिन है मतलब इनिशियल पॉइंट इसके कोऑर्डिनेट होते हैं 0 0 और 0। तो अगर हमने वेक्टर OP निकालना है तो टर्मिनल पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हैं और इनिशियल पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हैं
तो कोरेस्पोंडिंगली उनको सेपरेट कर देंगे, मतलब x में से x को, y में से y को, z में से z को। बस करना इतना है कि टर्मिनल में से इनिशियल को सेपरेट कर देना है, क्योंकि डायरेक्शन हमारी o से p की तरफ दे रखी है। तो p क्या बना? टर्मिनल पॉइंट। o क्या बना? इनिशियल पॉइंट। अगर डायरेक्शन o से p की तरफ है और o हमने टर्मिनल पॉइंट ले लिया तो फिर कॉन्सेप्ट हो जाएगा गलत। तो यहां पर हमारे पास अगर डायरेक्ट वे में देखें तो जो वेक्टर OP हमें मिलेगा वो वेक्टर OP किसके इक्वल आएगा? x माइनस 0 इंटू आई कैप प्लस y माइनस 0 इंटू जे कैप और प्लस z माइनस 0 इंटू के कैप। तो रिजल्ट बचेगा हमारे पास x आई कैप प्लस y जे कैप और प्लस z के कैप। और यही हमने पीछे जो आर्टिकल हमने किया था, जो बेसिक कॉन्सेप्ट हमने किया था, उसी के अंदर हमने यही फाइंड आउट किया था कि वेक्टर OP जो है वो किसके इक्वल आएगा। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये जो कॉन्सेप्ट है बड़े अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी आपका कोई डाउट रहता तो आप कमेंट सेशन के अंदर कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। और अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट आपका नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार जो वीडियो को है आप दोबारा प्ले करके देखिएगा। आई होप आपको वो जो आपका डाउट है वो आपका क्लियर हो जाएगा। तो अब इससे अगले टॉपिक की तरफ हम चलते हैं। अगले टॉपिक में हमने क्या फाइंड आउट करना है कि वेक्टर ज्वाइनिंग द टू पॉइंट्स। देखो अगर हम बात करें इस टॉपिक की तो इसके बेस के ऊपर जो हम रिजल्ट अब करने वाले हैं, मतलब कोई भी हम दो पॉइंट लेंगे, उन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने से जो वेक्टर बनेगा, मतलब जो एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट बनेगा, उस डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट को हमने वेक्टर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। और अभी अभी हमने यही किया है कि हमने एक पॉइंट P माना और एक पॉइंट हमने Q माना। P पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं x1 y1 z1 और Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं x2 y2 और z2। तो अब इस वेक्टर PQ को हमने फाइंड आउट करना था कि क्या बनेगा, मतलब वेक्टर ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स, किन्हीं भी दो पॉइंट को ज्वाइन करने के बाद जो वेक्टर बनता है वो बताओ क्या होगा। तो ये जो कॉन्सेप्ट है वेक्टर ज्वाइनिंग द टू पॉइंट्स, ये बिल्कुल सेम है पीछे वाले कॉन्सेप्ट की तरह। बस उसके अंदर हमने क्या किया था, हमने एक लाइन सेगमेंट लिया था और इसकी डायरेक्शन हमने P पॉइंट से Q पॉइंट की तरफ ली थी और P पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमने माने x1 y1 और z1 और Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमने माने x2 y2 और z2। तो इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने से जो वेक्टर बनता है वो हमने बताना है क्या होगा। तो मतलब यहाँ पर वेक्टर PQ की जो वैल्यू आएगी वो वेक्टर PQ की वैल्यू कितनी होगी, x2 माइनस x1 इंटू आई कैप प्लस y2 माइनस y1 इंटू जे कैप और प्लस z2 माइनस z1 इंटू के कैप। मतलब टर्मिनल पॉइंट के जो पोजीशन वेक्टर हैं उनमें से हमने इनिशियल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर जो बना वो हमने सबट्रैक्ट कर दिया। तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया वेक्टर ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स। अब इसके बाद लास्ट टॉपिक हमारे पास आता है आज की क्लास का, वो दे रखा है डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो ऑफ अ वेक्टर इन टर्म्स ऑफ ए कंपोनेंट। तो अब जो हमने वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट और वेक्टर कंपोनेंट जो पढ़े, मतलब हमने कोई भी एक वेक्टर हमने लिया 2D में हमने लिया था, फिर हमने 3D में लिया था और फिर उसके कंपोनेंट हमने देखे थे कि ये इसके स्केलर कंपोनेंट बनेंगे और ये इसके वेक्टर कंपोनेंट बनेंगे। तो अब उसी वेक्टर के लिए हमने डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो की वैल्यू बतानी है। बस फर्क इतना है कि जो डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो आए वो कंपोनेंट की फॉर्म में आने चाहिए। तो अब हमने क्या किया, हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। मान लो हमने एक वेक्टर ले लिया A और वो वेक्टर A हमने किसके इक्वल माना, a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप और प्लस a3 के कैप, ये हमने वेक्टर ले लिया। और इस वेक्टर A के अंदर a1 a2 a3 ये क्या है, स्केलर कंपोनेंट है। अगर मैं स्केलर कंपोनेंट की बात करूं, पहला कॉन्सेप्ट हमने लिया कि मैं आपसे पूछूं कि स्केलर कंपोनेंट बताओ, स्केलर कंपोनेंट
ऑफ वेक्टर ए। तो वेक्टर ए के लिए स्केलर कंपोनेंट क्या बनेंगे, a1 a2 और a3। जो स्केलर कंपोनेंट बनेंगे वही कंपोनेंट क्या होंगे, डायरेक्शन रेशियो होंगे। मतलब a1 a2 a3 जो ये इस वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट हैं, यही स्केलर कंपोनेंट हमारे पास क्या बोले जाएंगे, डायरेक्शन रेशियो बोले जाएंगे। तो मतलब ये ए जो वेक्टर था, इस वेक्टर ए के लिए डायरेक्शन रेशियो इन टर्म्स ऑफ ए कंपोनेंट वो क्या बने, तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ वेक्टर ए इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट। तो कंपोनेंट की फॉर्म में क्या बनेंगे, वो बनेंगे हमारे पास a1, a2, a3। मतलब जो स्केलर कंपोनेंट होंगे वही क्या बन जाएंगे, डायरेक्शन रेशियो बन जाएंगे। अब हमने क्या बताना है कि इसके डायरेक्शन कोसाइन भी हमने बताने हैं कि डायरेक्शन कोसाइन क्या होंगे इन टर्म्स ऑफ ए कंपोनेंट। तो हमने सबसे पहले ए कैप की वैल्यू निकाल ली। ए कैप का मतलब यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर हम कैसे निकालते हैं, वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर ए। वेक्टर ए हमारे पास क्या है, a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप और प्लस a3 के कैप, और इसको हमने डिवाइड करवा दिया मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर ए से। मैग्नीट्यूड हमने अभी अभी निकालना सीखा था। तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ इसके स्केलर कंपोनेंट का स्क्वायर और ऐड, मीन्स a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर और प्लस a3 स्क्वायर। अब हमने क्या किया कि हमने जो डिवाइड में जो रिजल्ट है, इस रिजल्ट को हमने सेपरेटली डिवाइड करवा दिया हर टर्म के साथ। किस तरीके से कि a1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर और प्लस a3 स्क्वायर इंटू आई कैप प्लस a2 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर इंटू जे कैप और प्लस a3 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर और प्लस a3 स्क्वायर और इंटू कितना आ गया, के कैप। तो यहां पर ये जो रिजल्ट बना, a1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर और a2 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर और a3 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएंगे, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर a इन टर्म्स ऑफ द कंपोनेंट। तो यहां पे अगर हमने किसी वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो बताने हैं कंपोनेंट की फॉर्म में, तो उस वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट हम बता देंगे कि जो स्केलर कंपोनेंट हैं वही इसके क्या बन जाएंगे, डायरेक्शन रेशियो बन जाएंगे। और अगर वो डायरेक्शन कोसाइन की वैल्यू पूछे तो स्केलर जो कंपोनेंट है उन स्केलर कंपोनेंट को हमने सेपरेटली डिवाइड कर देना है। तीनों स्केलर कंपोनेंट का स्क्वायर करेंगे, ऐड करेंगे और स्क्वायर रूट निकालेंगे। मीन्स a1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर और a2 डिवाइडेड बाई a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर, उसका स्क्वायर रूट, और a3 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर। मतलब क्या हुआ कि जो इसके स्केलर कंपोनेंट हैं उन स्केलर कंपोनेंट को हम डिवाइड करवा देंगे मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर ए से। तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर इन टर्म्स ऑफ द कंपोनेंट। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास के अंदर हमने ये 4 टॉपिक किए हैं, और अगर इन चारों टॉपिक के अंदर आपका कोई माइनर सा भी डाउट है तो आप कमेंट सेशन के अंदर कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। और अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप दमन एकेडमी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा।
और लाइक भी करिएगा, और अगर आपका कोई कमेंट है तो ज़रूर कमेंट करिएगा। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये चारों के चारों टॉपिक आपको बड़े अच्छे से समझ में आए होंगे। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।